नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज वैक्सीन पर सियासी ज्ञान की व्याख्या करेंगे हम स्पेशल रिपोर्ट में। आपको यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने कैसे सरकार को दोनों मुद्दों पर घेरा है। वैक्सीन की कमी, कोरोना के बिगड़ते हुए हालात, सब पर घेरा है। जी हां, एक तरह से उन्होंने एक लाइन में यह कहा है कि कोरोना के मामले में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। लेकिन ये सियासी टकराव आपको दिखाएंगे। हमने इस पर सवाल असदुद्दीन ओवैसी से भी पूछा और शाहनवाज हुसैन उनके साथ मौजूद थे। वो सब हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी बनाम सरकार बनाम मोदी। ये बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर दूसरी लहर के कहर और वैक्सीन संकट का जिम्मेदार ठहराया। एक लाइन में आपको समझाएं तो राहुल ने यही कहा कि दूसरी लहर को रोकने के प्रबंधन में केंद्र सरकार फेल रही, और तो और बिना प्लानिंग के टीकाकरण का अंजाम पूरे देश को आज भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा, जिस बीमारी को प्रधानमंत्री आज तक नहीं समझ पाए उससे लड़ेंगे कैसे। प्रधानमंत्री की समझ पर सवाल खड़े हुए तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोर्चा संभाला। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आ रहा है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। राहुल गांधी ने सवाल पर सवाल दागे। टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, देश में वैक्सीन का मैनेजमेंट ऐसा है कि बार बार कोरोना की लहर आती रहेगी। यानी कुप्रबंधन सरकार का और प्राण आम लोगों के जा रहे हैं। राहुल के इस सवाल पर सरकार ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। राहुल गांधी के सवाल सरकार को चुभने वाले जरूर हैं, लेकिन सवाल उठाने का मौका भी केंद्र सरकार ने ही दिया है। आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गई। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। टूल किट की बात तो सरासर झूठ है और ये तो इनका इन्वेंशन है। मगर जब मैंने मूव इट लिखा, मैं सीरियसली बात कर रहा था। मेरा कहना था कि अगर मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने एक जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए, इलेक्शन रैली के बाद इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे थे। भले ही देश में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा हो, लेकिन आज भी वो ग्राफ दुनिया की तुलना में इतना हाई है कि आने वाले बड़े खतरे की आहट माना जा सकता है। ऐसे में सवाल पूछना विपक्ष का काम है और जवाब देना सरकार का। आज तक ब्यूरो। हालात हो, इन सब पर जबरदस्त घमासान सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच छिड़ा हुआ है। हमने आपको पहले कहा था असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही शाहनवाज हुसैन, इनकी सीधी टक्कर आज हुई आज तक पर। देखिए, जवाब दीजिए ओवैसी जी। कोवैक्सीन के खिलाफ जब सब भ्रम फैला रहे थे, कहां थे आप? शाहनवाज हुसैन साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम से बेहतर बोलता हूं। राहुल गांधी से जितों का नाम लिया आप, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं।
मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर मुबन्नी है। आपने अब तक भारत की जनता को 15 करोड़ 23 लाख लोगों को पहला डोज लगा है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं। कितने महीनों में? 4.5 महीनों में। आपका सीरम और भारत बायोटेक का प्रोडक्शन है 8 करोड़। आपको जुलाई में 30 करोड़ देना है। कहां से लाएंगे? क्या मोदी जी मैजिशियन है? आम फाट करेंगे, ला लेंगे? और आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस महीने में एफिडेविट लिखकर दिया कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। और आज आप नाम ले रहे हैं कोविशील्ड, बायोई, जाइडस, नोवैक्स, बीनेजल, जेनोवा, स्पुतनिक। अरे भाई, वीरेंद्र सहवाग ने तो लंबे लंबे छक्के मारे होंगे, सही मारा होगा, मगर आप तो इतना लंबा झूठ बोल रहे हैं, इतना लंबा झूठ। कम से कम झूठ को तो कम कर लीजिए। आपको मालूम शाहनवाज हुसैन साहब कि भारत के 70 गांवों में 1000 पॉपुलेशन पर सिर्फ 20 वैक्सीन लगे हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? 4 लाख लोग मर चुके हैं लाशों पर। जो लोग दफना नहीं सकते, लोग जला नहीं सकते, उनकी लाशों को जमीन में दफना रहे हैं। कुत्ते उनकी लाशों को कतर रहे हैं। और वो लाशें किसी बाप की थी, किसी की बेटे की थी, किसी की मां की थी, जिसको देखकर आप और मुस्कुराते थे। बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? आप कहते हैं कि मोदी बहुत बड़ा काम किए। अरे मोदी की वजह से 4 लाख लोग भारत में मर गए। शाहनवाज हुसैन साहब, मोदी ने क्या कहा? मोदी का डिस्कनेक्ट देखिए मैडम, कि किसी ने उनसे पूछा, मोदी ने कह दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि गंगा के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है गंगा के पोल्यूशन को रोकने के लिए, और गंगा में लाशें बह रही हैं। गंगा के किनारे लाखों लोगों की लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं उन लोगों को। ये बताइए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपकी? शाहनवाज जी जवाब दीजिए। आपको कुछ नहीं मालूम। आपकी हुकूमत महल में बैठकर हुकूमत कर रही है, डिस्कनेक्टेड है आप मासिस से। निकलिए, ख्वाब गफलत से निकलिए, हकीकत में आइए। मोदी जी अगर वाकई में रेल के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचे हैं तो मैं आपके जरिए अपील कर रहा हूं कि मोदी जी देश के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, अपने महल से निकलें, निकल कर देखें कि आज भारत का गरीब परेशान है। ऑक्सीजन आपने दिया, दिल्ली हाईकोर्ट के बोलने पर ऑक्सीजन मिला। कितने लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, कितने दवाखाने बताऊं आपको? आप उन मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। शाहनवाज जी, पहली बात तो यह है कि मैं आंकड़ा दे दूं और इस आंकड़े पर आप मुझ पे अगर मैं गलत हूं तो आप वैसे साहब टोकने का हक है आपको। अभी तक जो है 22.46 करोड़ से अधिक वैक्सीन केंद्र के ज़रिए राज्यों को दिए जा चुके हैं, पहली तो बात। और हमने जो कहा कि दिसंबर तक 216 करोड़ खुराक लग जाएंगी, ये मैंने आपको कहा। आपको अपनी सरकार के स्टेटमेंट पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा मोदी महल से निकले, और वैसे साहब महल में तो माशाल्लाह हैदराबाद में आप रहते हैं। वो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तो गरीब का बेटा, वो उन्होंने तो महल कभी देखा ही नहीं। उनको वो तो एक खिदमतगार हैं, वो तो खादिम हैं, वो तो सेवक हैं, वो दिन रात लगे हैं। अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हैं तो आपको बहुत दर्द है और उनके मन में दर्द नहीं है, उनका दिल नहीं दुखता क्या? सिर्फ आपको ही दर्द होता है, हम लोगों को नहीं होता? देश के प्रधानमंत्री देर रात तक जगकर इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। दवा का इंतज़ाम, ऑक्सीजन का इंतज़ाम, वेंटिलेटर का इंतज़ाम, सबसे कोऑर्डिनेशन का इंतज़ाम, ये सब कर रहे हैं। और दूसरी आपने एक और बात कह दी कि हम लोगों को जो गंगा नदी और किनारे, मैं जानता था कि आप ज़रूर गंगा नदी के किनारे पहुंच जाएंगे, आप ज़रूर शमशान और कब्रिस्तान ले आएंगे, आप ज़रूर लोगों के दिल में ये बात डाल देंगे कि जो लाशें वहाँ पर अगर बह गई तो उसको कुत्ते नोच रहे हैं। और वैसे साहब कुछ बातों को अवॉइड भी करना होता है, दिल पे चोट लगती है लोगों को जो सुनते हैं। ये सही है कि इतनी बड़ी महामारी आई, जब इतना बड़ा पेंडेमिक आया, कभी सोचा था? हम लोगों के पास फ़ोन आते थे, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड दिलाना कितना मुश्किल काम होता, आपके लिए भी होता है। और आपने कहा कि गंगा के नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, उसकी जगह लाशें बह रही। ये सही है, कौन छुपा सकता है कि लाशें बही वहाँ, लेकिन जो लाशें बही उसका पूरा इंतज़ाम हुआ, ये दुख की बात है।
तो वैक्सीन पर चल रही बहस देखिए कहां कहां पहुंचे आपने देख ली, लेकिन अब आपको बताते हैं। देखिए वैक्सीन हो, कोविड हो, सरकार और विपक्ष आमने सामने है। रोज तू मैं का दौर चलता है, रोज नए नए डायलॉग खूब सारे बोले जाते हैं। आपको एक बिहार की रिपोर्ट हम दिखाते हैं। यहां पर गांव वाले पक्ष विपक्ष दोनों को घेर रहे हैं। मंसूरपुर गांव में पलायन की बड़ी पड़ताल। 17 मौत और गांव छोड़कर चले गए लोग। सिस्टम पर सीधा दोष, चपेट में निर्दोष। इस गांव के घरों में लटकते तालों के पीछे का सच आपको अंदर तक झकझोर देगा। इस गांव में बीते 30 दिनों में कोरोना संक्रमण से 17 मौतें हुई। यकीन मानिए, बिहार के वैशाली जिले के मंसूरपुर गांव का दर्द रुला देने वाला है। कोरोना के खौफ ने इस गांव के लोगों को एक दूसरे के लिए अछूत बना दिया। महामारी की मार में न तो सरकार ने अपना राजधर्म निभाया और न ही पड़ोस में रहने वालों ने इंसानियत का धर्म निभाया। मुश्किल घड़ी में बेसहारा और असहाय लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। हम मौजूद हैं मंसूरपुर गांव में। मंसूरपुर गांव आमतौर पर तो एक कोरोना प्रभावित गांव है जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में एक ऐसा घर है जो लोगों से दूर होने की वजह से, आप यूं कहें यहां से पलायन कर गए लोग, इस परिवार के लोग। ये मोहम्मद मंसूर का मकान है, आप देखिए ताला लगा हुआ है। और इस परिवार में 10 सदस्य थे, जिसमें 2 की मौत कोरोना से हुई। लेकिन आस पड़ोस में लोगों के का सहयोग ना मिलने की वजह से, यहाँ तक कि राशन ना मिलना, इसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर चले गए। गुजरात में काम करने वाले कुद्दुस आलम की पत्नी गुलनाज बेगम की मौत कोरोना से हो गई। कुद्दुस आलम गुजरात में थे, तब उन्हें पता चला कि पत्नी की तबीयत खराब है। वो भागे भागे आए और पत्नी को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और यहाँ आने के बाद जो हमसे समझ में आया वो हमने ट्रीटमेंट प्राइवेट में भी किए, सरकारी में ले गए, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। तो फिर प्राइवेट में हमने सर ट्रीटमेंट किए और ट्रीटमेंट किए, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए हमको कोई उसका फायदा नहीं मिला। वहीं 32 साल के साजिद की भी मौत इसी महामारी में हो गई। साजिद की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। साजिद के भाई जाहिद का कहना था कि उनका टेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन सारे लक्षण कोरोना के ही थे। तो बताया कि आपको एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण कोरोना का टेस्ट नहीं करा। लक्षण सब वही था, सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह ही रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद रफाकत हुसैन का कहना है कि उनके भाई अताउल्ला अंसारी की मौत भी कोरोना से हुई। यहाँ 1-2 नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांस के सबको प्रॉब्लम था, सांस लेने में, कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई हैं। गांव में मौत का तांडव जारी रहा, लेकिन वैशाली प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मंसूरपुर गांव के मुखिया मुजाहिद अनवर मौत के पीछे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेताओं को कसूरवार मानते हैं। मैंने अपने प्रतिनिधि तेजस्वी यादव को फोन किया, लेकिन फोन पर उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपने बीडीओ को फोन किया, अपने चिकित्सा पदाधिकारी विद्युपुर को फोन किया, कोई लोग यहाँ के रिस्पांस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने यहाँ भी ये भी कहा कि भाई हो सकता है ये पूरा पंचायत 6 गांव का पंचायत हमारा है, कम से कम मंसूरपुर में बहुत ज्यादा मौत हो रही है, यहाँ पर ब्रिकेटिंग करवा दें, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लोगों का आना जाना बंद करवा दें, सैनिटाइजर करवाएं, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी सूझबूझ लेने के लिए तैयार नहीं है। मुजाहिद अनवर का आरोप है कि मंसूरपुर गांव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के अंतर्गत आता है, लेकिन गांव में मौत होती रही और उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसे आप मंसूरपुर गांव की बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे। सरकार सिस्टम आंख और कान बंद करके बैठा है और जिस विपक्ष पर आम जनता की पीड़ा प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, वो भी महामारी में सियासत चमकाने में लगे रहे। कोरोना में मौत का मंजर तो सबने देखा, लेकिन कोरोना की मौत और उससे उठे खौफ की वजह से पलायन करने का मंजर वैशाली के इस
मंसूरपुर गांव में आपको दिखाई देगा। इस गांव में 17 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से खौफ का आलम आज भी बरकरार है। लेकिन साथ ही इस गांव के लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने के लिए यहां आया। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, मंसूरपुर, वैशाली, आज तक। तो बिहार के वैशाली में मंसूरपुर की रिपोर्ट आपने देखी। पलायन की पूरी पड़ताल हमने आपको करके दिखाई। लोगों में खौफ भी है, डर। 17 लोगों की मौत अगर एक गांव में हो जाए कोविड की वजह से, लोगों में डर भी है, लेकिन इसी के साथ साथ गुस्सा भी बहुत ज्यादा है कि आखिर जो स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो वहां पर क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे ही आज तक ने लगातार ये मुहिम की है कि हम गांवों तक पहुंच रहे हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। तो आइए अब लिए चलते हैं आपको राजस्थान। यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से कैसे राजस्थान की जनता जूझ रही है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। लेकिन इसी के साथ हम आपको बताएं, लगातार इस सीरीज में हमने चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों में जो हालात है कोविड के, लेकिन राजस्थान से भी पहले आइए आपको एक बार पंजाब लिए चलते हैं। देखिए यहां पर क्या परेशानियां हैं। ग्राउंड रिपोर्ट। चंडीगढ़ से करीब 180 किलोमीटर दूर पंजाब के मानसा जिले का खियाला कलां। इस गांव में बिना इजाजत दाखिल होना मना है, क्योंकि ये पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुका है। पहरेदारी के लिए बैरिकेडिंग है, तो गांव वालों की पहचान के लिए एक ग्रामीण की ड्यूटी लगाई गई है। इस गांव में 54 कोरोना पॉजिटिव केस इस समय मौजूद हैं। दर्जन के करीब मौत हुई है और पूरे गांव को कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है। एक तरफ पंजाब पुलिस के जवानों ने यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, तो दूसरी तरफ गांव के लोग भी ठीकरी पहरा दे रहे हैं। और जहां पर पुलिस खड़ी होती है वहां पर गांव के स्थानीय लोग होते हैं और ये लोग बताते हैं कि गांव में कौन बाहर से आ रहा है, कौन गांव के लोग हैं। आपका नाम क्या है जी? आपका मिठा सिंह जी। मिठा सिंह जी, आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप पुलिस के दर्शन के लिए बैठे हैं जी, पुलिस को बताने के लिए कि कोई बाहर का आदमी आता है तो आप बताते हैं? हाँ जी। और कोई पॉजिटिव गांव का आदमी बाहर जाता है गांव से तो वो भी बताते हैं जी। ये खियाला काला गांव पंजाब की आपने रिपोर्ट देख ली है ग्राउंड जीरो की। अब हम आपको वही रिपोर्ट दिखाएंगे जिसका जिक्र हमने इस बुलेटिन, इस स्टोरी के पहले किया था। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की किल्लतों से, कमियों से कैसे जूझ रही है जनता, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जयपुर जिले का तिगरिया गांव, ये गांव आज अपनी किस्मत पर रो रहा है, क्योंकि महामारी की मार में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। गांव वालों के लिए सिर्फ एक अस्पताल है, लेकिन उस पर भी ताला है। ये स्थिति है। अगर पूरे 6-7 किलोमीटर का इलाके में 17-18 हजार की आबादी है और एक ही राजकीय आयुर्वेद औषधालय है यहाँ पर। गाँव वालों का कहना है कि इलाज के नाम पर डॉक्टर साहब के पास 2 पैकेट काढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी देखा जा सकता है कि ताला लगा हुआ है, यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। तो इलाके के लोगों को लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, जबकि इतनी ज़्यादा आबादी है गांव की। उसके बावजूद अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे फिर शहर जयपुर या चोमू लेके जाना पड़ता है। गांव में मौत पर मौत हो रही है, लेकिन अब तक तो न गांव में टेस्टिंग हुई और न ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। ऐसे में लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर है। तिगरिया में सरकारी आयुर्वेद अस्पताल बंद मिला। वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जैसे ही हम आगे बढ़े, ये अस्पताल मिला है मुझे, जहाँ पर देखा जा सकता है कि इलाज चल रहा है। एक महिला पेशेंट हैं जिनका इलाज यहाँ पर इस तरह से दरवाजे में बोतल लटका कर चलाया जा रहा है। इनके साथ हैं अटेंडेंट। क्या हुआ है इनको? बुखार हो गई। बुखार है? बुखार के लिए यहीं लाए हैं और कोई अस्पताल नहीं है? नहीं, यहाँ पे बेस्ट है। और कोई जांच कराए कोरोना वगैरह की? हाँ, तो जांच कराए? नहीं। ये स्थिति है। बुखार में यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन इस तरह की दुकानों में इलाज चल रहा है। यहाँ भी 2 पेशेंट भर्ती हैं, आप देख सकते हैं। तिगरिया गांव की आबादी 16 से 17 हजार है।
कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम मौत पर पर्दा डालने में लगी है। अभी तक हमारे कोरोना से फिलहाल एक मौत हुई है और जांचें लगभग अपने पास में लगभग यहाँ पर 6 से 7 पॉजिटिव केस हैं जिनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं जो 80 से 85-90 साल के हैं, यहाँ पर 17 से 18 मौतें हुई हैं अभी तक। गांव में अस्पताल नहीं है, मगर दीवार पर शहर के अस्पतालों के इश्तिहार हर जगह दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर 40 से ज्यादा मौतें कोरोना काल में हुई है, 50 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही है कि गांव-गांव जांच हो रही है, गांव-गांव सर्वे हो रहा है, गांव-गांव वैक्सीनेशन हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? जब जयपुर जिले के गांव में नहीं दिख रहा है तो दूर दराज के गांव में क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात दिल्ली की, और दिल्ली में कोरोना के हालात की। क्या दिल्ली में कोरोना का तूफान गुजर गया है? हालात थोड़े बेहतर जरूर हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 42 दिन के लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ एक साथ नहीं खुलेगा। देखिए, से राहत मिल गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। पूरे 42 दिन बाद अनलॉक हो रही है दिल्ली। और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। दिल्ली में कोरोना काबू में आया, लेकिन जंग अभी जारी है। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। दिल्ली अनलॉक होगी, लेकिन बेहद सावधानी के साथ। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। दिल्ली में 31 मई से क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा? दिल्ली की अनलॉक प्रक्रिया से आखिर कौन हुआ नाराज? कोरोना के हालात राजधानी में बेहतर जरूर हुए हैं और इसी वजह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए, रोजी रोटी का सवाल है। एक वक्त था जब लोगों में डर इतना ज्यादा था, लोग लॉकडाउन को मान रहे थे, घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है। आपको ये भी बताएं, कुछ दिन पहले 26 अप्रैल के आसपास 36% पॉजिटिविटी रेट इसी दिल्ली में, यानी अगर 100 केस हो रहे थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अब लगभग 1.5% रेट पहुंच गई है। पिछले दिनों दिल्ली ने बेहद खौफनाक मंजर देखा है। उखड़ती सांसों को संभालने के लिए दौड़ते भागते लोग, ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में भटकते लोग, अस्पतालों की चौखटों पर ठोकरें खाते हुए लोग, आंसू मातम गम के समंदर में डूबे हुए लोग। हर कोई यही दुआ करेगा कि ऊपर वाला ऐसा मंजर फिर कभी न दिखाए। कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली समेत देश को झकझोर कर रख दिया। किसी ने अपनों को खोया तो किसी का दोस्त नहीं रहा।
किसी का रिश्तेदार नहीं रहा। कोरोना का भयंकर तांडव दिल्ली ने अपनी आंखों से देखा है। कोरोना की दूसरी लहर ने जाने कितने घरों को उजाड़ दिया। दिल्ली को बंद कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। जी हां, 20 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन आरंभ हुआ और किसी तरह से कोरोना कंट्रोल में आना शुरू हुआ। अब 42 दिनों बाद दिल्ली अनलॉक हो रही है। कोरोना के जख्मों को भुलाकर आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। जी हां, 31 मई से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन लगा था और 22 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% पहुंच गया था, जो अब 28 मई को गिरकर 1.5% पर आ गया है। और कम होते पॉजिटिविटी रेट के चलते ही दिल्ली को धीरे धीरे चरणबद्ध अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि पहले चरण में जिसको पहले छूट दी गई है उसमें कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री को खोला जाएगा, यानी पहले सप्ताह में बाजार आदि अभी नहीं खोला जाएगा। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। लेकिन केजरीवाल की इस अनलॉक प्रक्रिया से व्यापारियों को बहुत निराशा हुई है। इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं। तो ऐसे प्रवासी लोगों की रोजी रोटी के विषय में भी चिंता करने की जरूरत थी। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 20 अप्रैल को कोरोना पीक पर था। 20 अप्रैल को कोरोना के 28,395 केस आए थे और फौरन दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे केस और संक्रमण दर कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर बेड मिलने में दिक्कत नहीं है। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड खाली हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 18 मई को कोरोना के 4,482 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 6.89%। 19 मई को कोरोना के 3,846 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 5.78%। 20 मई को कोरोना के 3,231 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 5.50%। 21 मई को कोरोना के 3,009 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 4.76%। 22 मई को कोरोना के 2,260 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 3.58%। 23 मई को कोरोना के 1,649 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 2.42%। 24 मई को कोरोना के 1,550 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 2.52%। 25 मई को कोरोना के 1,568 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 2.14%। 26 मई को कोरोना के 1,491 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 1.93%। 27 मई को कोरोना के 1,072 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 1.53%।
दिल्ली ने जिस तरह से कोरोना का काल देखा है, ऐसे में अभी बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को सिलसिलेवार अनलॉक किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि अगर लोगों ने कोताही की और कोरोना के केस बढ़े तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। और एक चीज़ कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकलें। केजरीवाल कहते हैं कि अनलॉक इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा न हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से मर जाएं। हमें बैलेंस बनाकर चलना है। हम आपको ये भी बता दें कि 5वीं बार दिल्ली में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। अब 31 मई से दिल्ली धीरे धीरे खुलेगी और कोरोना से खुलकर लड़ेगी। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के पूरे हालात आपने देख लिया। अब हम आपको जरा यूपी की बात बताते हैं। यहाँ पर भी दिल्ली में 1.5% के आसपास है पॉजिटिविटी रेट और उत्तर प्रदेश में अब 1.1% है। यानी माना जा रहा है कि जो सबसे भयंकर काल था, दौर था कोरोना का, वो यूपी में भी टल गया है। यहाँ भी क्या 31 मई के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल में आ रही है। मुख्यमंत्री योगी की सख्त मॉनिटरिंग, जमीनी दौरे और 3T फॉर्मूले के कारण नए केस की संख्या में काफी कमी आई है। यूपी में कोरोना के लगातार टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। बीते 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू और उसके बाद 7 बार बढ़ाए गए लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव हैं। उससे पहले योगी सरकार सुपर एक्शन में है। कोशिश पब्लिक में ये मैसेज देने की है कि हम कोरोना काल में आपके साथ खड़े रहे। जिनके अपनों की मौत हुई या फिर उन्हें इलाज में बहुत परेशानी हुई, उनका गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कोरोना अब कंट्रोल में है। वो खुद राज्य के तूफानी दौरे पर हैं। जिले जिले जाकर वो कोविड केयर सेंटर से लेकर अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। कोविड को लेकर शुरुआती हाहाकार के बाद अब हालात बेहतर होने लगे हैं। क्या दूसरा जो वेव आया उसको पकड़ने में थोड़ी देर हो गई? देखिए, कोई देर नहीं हुई। हर चीज को समय के अनुरूप चलाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण कई गुना ज्यादा था, 30 से 50 गुना अधिक था। और अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपने सामान्य स्थिति में आ रही हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 2 जिलों में कोई केस नहीं है। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं। वहीं 53 जिलों में डबल डिजिट में केस हैं और सिर्फ 4 जिलों में सैकड़ा में केस हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में तूफानी दौरों के बीच कोरोना का कंट्रोल करने का दावा ठोक रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते 20 दिनों के भीतर सीएम ने प्रदेश के सभी 18 प्रशासनिक मंडलों और 40 से अधिक जिलों का दौरा किया है। इन जिलों में सैफई और अलीगढ़ जैसे जिले भी शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी के विरोधियों का गढ़ कहा जाता है। कोरोना के दौर में विपक्ष आपको छोड़ नहीं रहा, बख्श नहीं रहा और लगातार हमले भी जारी। हमारा काम विपत्ति और आपदा के समय में जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है। जो लोग आपदा के समय में राजनीति करके देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, ये वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। सीएम योगी अलग अलग जिलों में ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों,
सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, कोविड फैसिलिटी और कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। साथ ही वो ग्रामीण इलाकों में जाकर खुद कोरोना मरीजों से मुलाकात कर चुके हैं। और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि यूपी में जल्द ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गुरुवार यानी 27 मई को 24 घंटे में 3,278 नए संक्रमित मिले। 31 दिनों बाद संक्रमितों की संख्या 3500 के नीचे आई है। बीते 3 अप्रैल को 3,187 केस मिले थे। 27 मई को 188 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,995 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 95% के पार हो गया है, जबकि पॉजिटिविटी दर घटकर 1.1% पर आ गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में 31 मई तक लॉकडाउन है और 1 जून से ग्रोसरी स्टोर्स, सब्जी दुकानें, कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट को 50% लोगों की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और सैलून अभी बंद रहेंगे। दिल्ली और यूपी के अलावा ने देश में हालात ऐसे भयंकर पैदा किए, कई राज्यों में तबाही मची। लेकिन अब देखिए, कई राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में केस लगातार घट रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी क्या, या फिर लॉकडाउन की सख्ती अभी जारी रहेगी? देखिए। कोरोना महामारी ने पूरे देश में तबाही मचाई है। हालांकि अब इसके मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने जो लॉकडाउन लगाया, उन्हें ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले घट रहे हैं, वो राज्य जून के पहले सप्ताह से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अपनाने की सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में लगातार केस कम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य में 1 जून से पाबंदियों में ढील देने का ऐलान भी कर दिया है। उधर महाराष्ट्र में भी अनलॉक की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र सरकार में राज्य एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार रेड जोन से बाहर के जिलों में कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है। आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।